दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। आरती को अपने ससुराल में किसी चीज का कोई दुख नहीं था। उसकी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे से निभ रही थी, सिवाय उसकी ननद काजल के, क्योंकि काजल के दुखड़े रोने की आदत से वो बहुत परेशान थी। आरती ने काजल को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन काजल की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। एक रोज आरती सुबह सुबह किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी काजल वहाँ आकर कहती है, भाभी, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा सा नहीं खाया, अच्छा सा नाश्ता बना दो। काजल, खिला तो जब दूं ना, जब घर में कुछ हो। महीने का आखिरी दिन चल रहा है, थोड़ा हाथ टाइट है। कुछ दिनों में आपके भाई की सैलरी मिल जाएगी और वो राशन भरवा देंगे, तो तुम जो बोलोगी वही खिला दूंगी। क्या भाभी, आपने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। मूड मत खराब करो, एक काम करो, बाहर हॉल में तुम्हारे भैया और सासू माँ बैठी हैं, उनको चाय दे आओ। सारे काम मुझसे करवा लिया करो बस। आरती के कहने पर काजल अपने भाई और माँ के लिए चाय लेकर हॉल में आती है। तभी वहाँ उसके पड़ोस की आंटी विमला कुछ मांगने के लिए आती है, जिसे देखकर काजल कहती है, क्या आंटी, आज सुबह सुबह आप हमारे घर में कैसे याद हमकी? कुछ चाहिए था आपको? मेरी बेटी कितने अच्छे से जानती है मुझे। क्या करूं, सारा बचपन आपकी गोद में खेलते हुए जो बीता है। अब ज्यादा मक्खन तो मारो मत, मुझे एक कप चीनी दे दे बेटा। हाय हाय आंटी, ये आपने क्या मांग लिया? चीनी? हमारे घर में तो चीनी का एक दाना तक नहीं है। हम तो खुद गुड़ वाली चाय पी रहे हैं। क्या करें, अभी कुछ दिन बाद भैया की सैलरी आएगी, तभी हमारे घर में कुछ अच्छा खाने को होगा। हाय बेटी, ये तो क्या कह रही है? दीपक की तो इतनी अच्छी नौकरी है, फिर भी तुम्हारे घर पर खाने के लाले पड़े हैं। इससे अच्छा तो मेरा बेटा है, ड्राइवर होके भी सारे घर की अन्न पूर्ति एक बराबर की करता है। अब क्या ही बताऊं आंटी जी, बड़े मुश्किल दिन चल रहे हैं, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है बस हमारा। वो तो देख ही रहा है बेटी। तू पागल है क्या? ये सब क्या बोले जा रही है? आंटी आप जाइए, इसका तो दिमाग खराब है, इसलिए जो मन में आता है बकती रहती है। नहीं नहीं आंटी जी, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अपनी बहन की बात सुन के दीपक नाराज होकर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद जब आरती बाहर आती है तो उसकी सास उसे सब बताती है, जिसे सुनकर वो काजल को बहुत समझाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। कुछ समय बाद रात को जब दीपक ऑफिस से घर आता है, तभी पड़ोस की सारी आंटी आपस में खड़े होकर दीपक के घर का मजाक बनाकर हंस रही होती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में घर आता है और सभी को जोर से आवाज देता है, जिस पर सभी लोग उसके पास आते हैं और उसे इतने गुस्से में देखकर उसकी माँ गोमती बोलती है, क्या हो गया तुझे? क्यों टमाटर की तरह लाल हो रखा है गुस्से में? माँ मैं सच बता रहा हूँ, या तो इस कंकाल को बोलो अपनी जुबान बंद रखे, या तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। क्या हुआ है ये तो बता, अब क्या कर दिया इसने? सुबह इसने जो अपने घर का दुखड़ा रोया है ना विमला आंटी के सामने, वो शाम तक न्यूज बन के घर घर में फैल गई है और सभी गली की औरतें उसमें मिर्च मसाला लगाकर मजे ले रही हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़की का? बेटा मैं इसको समझा समझा कर थक गई, पर इसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। और तू कुछ भी खा ले, लेकिन तुझ पर दिखने वाला तो है नहीं। ना जाने सब कहाँ जाता है और उसके बाद सबके सामने जाकर अपना दुखड़ा रोया कर। बस इसको छोड़कर तेरे पास और कोई काम है? लास्ट बात बोल रहा हूँ, सुधर जा तू। मैंने क्या किया है? मैंने तो वही बोला जो सच था। जरूरी था अपने घर की बात का दुखड़ा दूसरों के सामने रोने का? अब आप लोग भी शांत हो जाइए, मैं काजल को समझा दूंगी। आरती के कहने पर सभी लोग शांत हो जाते हैं और वो काजल को बहुत समझाती है कि ऐसे सब के सामने अपनी या अपने घर की बात का रोना नहीं रोना चाहिए। यूं ही वक्त बीतता है और समय के साथ साथ काजल की आदतें और बिगड़ती रहती है। जब तक वो पूरे दिन किसी न किसी बात को लेकर अपना दुखड़ा किसी के आगे ना रोले, तब तक उसका खाना ही हजम नहीं होता था। फिर चाहे वो खाने को लेकर या कहीं आने जाने को लेकर या फिर किसी और बात को लेकर दुखड़ा हो, उसे किसी की सुननी नहीं होती थी, बस अपना ही दुखड़ा रोना होता था। समय बीतने के साथ उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाती है, लेकिन वहाँ जाकर भी उसका वही काम था,
पूरे दिन कभी अपनी भाभी तो कभी अपनी माँ को कॉल करके अपना दुखड़ा सुनाती रहती। ऐसे ही एक दिन वो कॉल पर बातें करके जैसे ही कॉल रखती है, तभी उसका हस्बैंड राहुल कमरे में आकर बोलता है, यार आज मैं बहुत परेशान हूँ यार। आज मेरे जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मेरी जॉब चली गई। अब क्या होगा? हम घर कैसे चलाएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं, मैं अपने साथ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक काम करो, जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती और जब तक मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी तरह से फिर से नहीं उठा पाता, तब तक तुम अपने मायके अपने भाई भाभी के पास चली जाओ। जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। ये बात आप सही कह रहे हैं। आप कल मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए और जब आपको जॉब मिल जाएगी और पैसे मिलने लगेंगे तब आप मुझे वापस ले आना। अगले दिन राहुल काजल को छोड़ने के लिए उसके घर पहुंचता है। तभी उसकी भाभी आरती आती है और दोनों को बड़े ही प्यार से घर के अंदर बुलाती है और बड़े प्यार से अंदर लाने के बाद थोड़ी देर बाद उसका भाई और माँ भी वहाँ आते हैं और सब साथ बैठकर बातें करते हैं। आइए राहुल जी, और बताइए कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है भाभी जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। कहाँ ठीक है राहुल जी, आप मेरे घर वालों से झूठ क्यों बोल रहे हैं? सच मैं बताती हूँ भाभी आपको। वो क्या बात है ना, राहुल जी की जॉब चली गई है, घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। अब पैसा नहीं है तो दाने कहाँ से होंगे? तो मुझे कोई तकलीफ ना हो इसलिए इन्होंने मेरा भला सोचते हुए मुझे यहाँ ले आए। क्यों, सही कह रही हूँ ना राहुल जी? हाँ तुम सही कह रही हो। काजल ये क्या बोले जा रही हो? चुप करो, अपना दुखड़ा राहुल जी के जाने के बाद सुना देना। अब तो चुप हो जाओ। क्यों भाभी, मैं क्यों चुप हो जाऊँ? मैं तो वही बता रही हूँ जो सच है। क्यों राहुल जी? हाँ ओके, मैं चलता हूँ। आरती रहने दो, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं सुधर सकती। राहुल के जाने के बाद आरती फिर से काजल को समझाती है कि उसे ऐसे सब के सामने अपने ससुराल का दुखड़ा रोकर अपने पति की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन काजल के दिमाग में अपनी भाभी की कही कोई बात नहीं घुसती और वो अपनी हरकतों से बाज तक नहीं आती। आरती काजल को समझा ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन विमला फिर से उसके घर आती है और काजल को देखकर बोलती है, आई बेटी, तुझे शादी के बाद देख लिया, दिल बड़ा खुश हो गया। आई तो मैं यहाँ तेरी माँ और भाभी को बुलाने थी, लेकिन अब तू भी आ जाइयो। मैंने अपने घर पर पूजा रखी है, उसी के लिए बुलावा देने आई थी। हाँ हाँ आंटी जी, आऊंगी ना। अरे जरूर आऊंगी, आप बुलाओ मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है भला? विमला सबको पूजा के लिए बोलकर चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग तैयार होकर विमला के घर जाते हैं, जहाँ पड़ोस की औरतें इकट्ठा होती हैं, जिन्हें देखकर आरती काजल से कहती है, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम क्यों आई हो तो तुम अपना दुखड़ा रोने मत लगना। बस इतना बोलना कि मायके वालों की याद आई तो घूमने चली आई, समझी? वरना आज तुम्हारे भैया से तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। आरती की बात सुनकर काजल थोड़ी देर चुपचाप रहती है, लेकिन जैसे ही पूजा के बाद सारी औरतें आपस में बातें करने लगती हैं, वैसे ही काजल भी अपने ससुराल की सारी बातें सबको बता देती है और सब उसके मजे लेने लगती है। लेकिन ये बात काजल की समझ में नहीं आती और आरती सब कुछ सुन के गुस्से में उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर ले आती है और कहती है, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने दुखड़े सबको सुनाने का, बहुत मजा आता है ना तुम्हें। अब तुम्हें भी तो पता चले इसका अंजाम। इतना कहकर आरती दोबारा से काजल का हाथ पकड़कर चुपचाप उन औरतों के पीछे उसे खड़ा कर देती है, जहां वो सभी औरतें काजल और उसके हस्बैंड का मजाक बना रही होती है, जिसे देखकर काजल रोते हुए अपनी हरकतों और आदतों के लिए अपनी भाभी और माँ से माफी मांगती है और साथ ही अपनी आदत सुधारने का वादा करती है। कलावती अपनी तिजोरी खोलकर देखती है और वहाँ सारे पैसे, गहने और प्रॉपर्टी के कागज गायब देखकर वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, हाय दया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मालिक उसे नरक में भी जगह ना दे। कलावती रो ही रही होती है कि तभी ऊपर के कमरे से अंकित भागता हुआ उसके पास आता है और उसके हाथ में एक कागज होता है, जिसके बाद अंकित कलावती के पास आकर बेचैनी से बोलता है, माँ, आपने कहीं हसीना को देखा? नहीं बेटा, क्या हुआ, बोल तो। माँ, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या बेटा? कल रात हमारे घर में चोरी हुई और घर की जमीन के कागजात, गहने और पैसे सब तिजोरी से गायब है। क्या?
ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक हमसे न जाने किस जन्म का बदला ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अंकित और कलावती की बुरी हालत हो रही थी। तभी अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां उनके घर के सामने आकर खड़ी होती है। आवाज सुनकर कलावती और अंकित बाहर जाकर देखते हैं। उन्हें पुलिस वालों के साथ साथ रजत और हसीना नजर आते हैं। एक सुबह हसीना घर के मंदिर में पूजा करती हुई आरती गा रही होती है और कलावती, रजत और अंकित आरती करने के बाद नाश्ते की टेबल पर आते हैं। हसीना उनके लिए किचन से नाश्ता लेकर आती है और उन्हें परोसती है। तभी न्यूज़पेपर वाला उनके घर में न्यूज़पेपर का एक बंडल फेंक कर जाता है और हसीना उसे उठाकर टेबल पर रखती है। रजत उस न्यूज़पेपर को उठाकर उसकी पहली हेडलाइन पढ़ता है। बहू ने की सास की तिजोरी साफ और सारे पैसे गहने लेकर घर से फरार। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी कोई खबर नहीं। कलावती उसके मुंह से ये बात सुनते ही बोलती है, आजकल कलयुग भारी पड़ रहा है। इस जमाने में तो किसी पर विश्वास करना सही नहीं है। जब घर की बहू ही ऐसे काम करेगी तो बाहर वालों का क्या भरोसा? माँ, हर घर में ऐसा नहीं होता। एक आधे लोग पाप के भागीदार होते हैं, पर बदनामी सबकी होती है। इन बातों से सिर्फ सतर्क रहना चाहिए। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ कि ऐसे किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं। उन दोनों की बात सुनकर अंकित और हसीना हंसने लगते हैं। अरे ओ मेरी डिटेक्टिव टीम, तुम्हें तो सीबीआई की टीम में काम कर लेना चाहिए। तुम तो रोज ही 4-5 मर्डर केस ऐसे ही सुलझा दोगे। माँ जी आप चिंता मत कीजिए। आपको अपनी बहू पर यकीन नहीं है क्या? नहीं बहू, मैं तेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मुझे तो तुझ पर पूरा विश्वास है। तूने तो ये साबित करने पर मुझे मजबूर कर दिया। ये ले घर की चाबियों का छल्ला और संभाल इस घर की जिम्मेदारी। अरे नहीं माँ जी, मैं इन जिम्मेदारियों के काबिल नहीं हूँ। अरे ले लो भाभी, काश मुझे ये मौका मिलता। मैं तो एक दिन में माँ की तिजोरी साफ कर देता और माँ को पता भी नहीं चलता। सभी रजत की बात सुनकर हंसने लगते हैं और कलावती उसे बोलती है, हाँ तभी मैंने कहा था कि अपनों से सावधान। माँ मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे बस करो भाई, ये चाबियों की जिम्मेदारी का खेल खत्म हो गया हो तो मैं ऑफिस जाऊँ। दोपहर के समय कलावती से मिलने वकील आते हैं और वो अपने साथ जमीन के कागजात लेकर आते हैं और उसे देते हैं। तभी कलावती हसीना को आवाज लगाते हुए चाय बनाकर लाने को कहती है। थोड़ी ही देर में हसीना चाय लेकर कलावती के कमरे में आती है, जहां वकील कलावती को कुछ समझाते हुए बोलते हैं, देखिए कलावती जी, अब आपकी जमीन के पीछे कई बड़े डीलर्स की नजर है। अगर आप उसे अपने नाम से अपने बेटे के नाम करा लेती हो तब जाकर वो सुरक्षित होगी। ठीक है, लेकिन क्या वो जमीन में अपनी बहू के नाम कर सकती हूँ? हसीना कलावती की बात सुनकर बोलती है, नहीं माँ जी ऐसा मत करिए। क्यों ना करूँ? तुझ पर मैंने मेरे बेटे से ज्यादा विश्वास किया है, इसलिए मैं तेरे ही नाम करूँगी। तू कहाँ भागी जा रही है? वैसे भी रहेगी तो हमारे ही घर में। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं। वकील साहब, आप जमीन के नए कागज बनवा दीजिएगा जिस पर मेरी बहू के दस्तखत ले लेना। शुक्र है मुझे इन कामों से छुटकारा मिला। जैसा आप ठीक समझो, पर कलावती जी एक बार फिर सोच लो, कहीं बाद में गड़बड़ ना हो जाए। आप मेरी बहू पर शक कर रहे हैं? ना जी ना, बस आपको सावधान कर रहा हूँ। इतना बोलकर वकील साहब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वकील दोबारा आकर कलावती से बात करते हैं और उसे प्रॉपर्टी के कागज देकर वापस चले जाते हैं। कलावती हसीना को बुलाती है और वो प्रॉपर्टी के पेपर तिजोरी में रखने की बोलती है। हसीना उन पेपर्स को तिजोरी में रखकर कलावती बोलती है, माँ जी घर में सब्जियाँ और राशन खत्म हो गया है। आप रजत जी से कहिए ना कि वो बाजार जाकर राशन और सब्जी ले आए। रुको, अभी बुलाती हूँ उस निकम्मे को। खाली दिन भर मोबाइल और पबजी, अभी उसकी क्लास लगाती हूँ। अरे ओ साहबजादे, जरा इधर तो आ। रजत हेडफोन लगाकर अपने कमरे में डांस कर रहा होता है और उसे कलावती की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी कलावती हसीना को कुछ पैसे देती है और उसे रजत के साथ मार्केट जाने की कहती है। हसीना रजत के कमरे में जाकर उसे साथ चलने की बोलती है। रजत उसके साथ बाजार जाता है और बाजार में एक सब्जी वाली के पास जाकर रजत बोलता है, आलू कैसे दिए? 20 रुपए किलो साहब। इस पे डिस्काउंट है मैडम? हसीना उस पर हंसते हुए बोलती है, रजत जी आप पहली बार तो बाजार में आए हैं और आलू पर डिस्काउंट मांग रहे हैं। हाँ कुछ गलत कह दिया क्या मैंने?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हसीना सब्जियां छाट रही होती है और अपने थैले में कुछ सब्जियां चुरा भी रही होती है। रजत ये सब देख रहा था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला। फिर वो राशन की दुकान में जाते हैं और वहाँ भी हसीना कुछ चीजें चुरा लेती है और वो चुपचाप देखता है। बाजार से खरीदारी करने के बाद दोनों घर वापस आते हैं। रजत काफी समय तक बाजार की बातें सोचता रहता है और उसने हसीना पर नजर रखना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन हसीना किसी से कॉल पर बातें कर रही थी और रजत ने दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनी। हसीना कॉल पर बात करते हुए बोल रही थी, तुम सुबह 3 बजे रेडी रहना, मैं सारे पैसे और गहने साफ करके निकल लूंगी। और हाँ, तुम मुझे स्टेशन के पास मिलना, फोन कर देना। हसीना कॉल काट देती है और रजत थोड़ा घबरा जाता है। वो पूरी रात जागता है। रात के 2 बजते ही हसीना अपने कमरे से बाहर निकलकर कलावती के कमरे में जाती है। रजत उसका पीछा करते हुए दीवार के पीछे छुप जाता है। वो फटाफट एक बैग में सारे पैसे, गहने और प्रॉपर्टी के पेपर्स रखती है और अंकित के कमरे में वापस जाकर एक लेटर छोड़ती है। वो घर से बाहर निकलकर एक टैक्सी से स्टेशन की ओर जाती है। रजत भी दूसरी टैक्सी से उसका पीछा करता है और मौका पाते ही वो पुलिस को कॉल कर देता है। स्टेशन पर एक आदमी उसका वेट कर रहा होता है और हसीना उसे बैग देती है। तभी पुलिस आती है और रजत भी उनके साथ होता है। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इधर सुबह होने पर कलावती और अंकित का बुरा हाल हो रहा था। तभी पुलिस की 3 गाड़ियां उनके घर के सामने खड़ी होती है और कलावती और अंकित पुलिस वालों के साथ हसीना और रजत को देखकर डर जाते हैं। पुलिस वालों के साथ साथ अपने बेटे रजत और बहू हसीना को देखकर कलावती बोलती है, क्या हुआ साहब, आपने मेरी बहू को गिरफ्तार क्यों कर रखा है? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पैसे और सामान सब सुरक्षित है और आपके बेटे ने जो काम किया है उस पर आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन जो आपकी बहू ने किया है उस पर शर्मिंदा। क्या किया मेरी बहू ने? माँ, जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था ना, उसी ने आपको धोखा दिया है। जिसको आप अपने घर की लक्ष्मी समझती थे ना, वो लक्ष्मी नहीं, वो चोर है। आपको किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कलावती को अपनी गलती समझ आती है और हसीना को सलाखों के पीछे अपनी सारी उम्र बितानी पड़ती है। आकृति और उसकी सास मोना दोनों एक होटल के बाहर बैठकर फूट कर रोने लगती हैं। इस बीच आकृति रोते हुए सर पर हाथ रखकर अपने अतीत में की हुई गलतियों को याद करके उन्हें सोचने लगती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।